हमने बहुत अधिक शिक्षा को फॉर्मल बना दिया है, औपचारिक बना दिया है। तो मेरी 21-22 साल की उम्र में व्यंग्य छपे धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में कि न आपका अध्ययन कभी छूटता है, न आपका अध्यापन कभी छूटता है। जब तक आप विद्यार्थियों के सानिध्य में रहते हैं तब तक आपके अंदर ऊर्जा भरी रहती है, भरी भी रहती है और आप ऊर्जावान रहते हैं और आप हमेशा नई चीज़ को सोचना चाहते हैं। हमें हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं ध्यान देना चाहिए तो अपने शिक्षकों पर देना चाहिए, शिक्षकों के सम्मान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए वो बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। लेकिन ये जो डिजिटल क्रांति हमारे जीवन में हुई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। अगर चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा तो हमारी रचनात्मकता कहाँ जाएगी, हमारी रचनात्मक मेधा कहाँ जाएगी, हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहाँ जाएगी, हमारी आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस कहाँ जाएगी। इस बात को दुर्भाग्य से बहुत कम लोग हैं जो समझ रहे हैं। भारत एक भावनात्मक देश है, यहाँ पर हम भावना की कदर करते हैं और भावनात्मक विश्व में अगर आपने कहीं भी आर्टिफिशियल चीज़ डाल दी तो उस भावनात्मक विश्व का क्या होगा आप जान सकते हैं। तो भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं और इसके बारे में जन सामान्य में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी विज्ञता नहीं है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमारे पारंपरिक ज्ञान के साथ भी जोड़ना है, तो एक कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स की भी विंग यहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा थी कि उसमें भारत की पूरी झांकी हो, भारत के पूरे वैभव की, भारत की पूरी इतिहास की झांकी हो, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा स्टेटमेंट ना हो जो किसी विवाद में पड़े। हम लोग कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं करना चाहते। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट कही थी कि आप वही कहिए जिसे आप तथ्यों से संपोषित कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं मूलतः और अंततः रंगकर्मी हूँ, मैं नाटक वाला आदमी हूँ। शब्द अगर रंगों में बदल जाएं तो कैसे दिखेंगे? रंग अगर संस्कृति का रूप लें तो वह संस्कृति कैसी होगी? शिक्षा के बिना क्या हम शब्दों को, संस्कृति को, रंगों को उनके रूप में पहचान सकते हैं क्या? शायद नहीं। ऐसा एक शख्सियत, ऐसा एक व्यक्तित्व, ऐसे एक प्रतिभावान व्यक्ति हमारे पास उपस्थित हैं साहित्य तक स्टूडियो में, जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और कला की दुनिया को समृद्ध किया है अपने होने से। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे और आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम अपने अतिथि का परिचय उनके बचपन से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वे आज जिस स्वरूप में हमारे पास उपस्थित हैं वहाँ तक आने की यात्रा उनकी कैसे और किन रास्तों से होकर गुजरी। डॉक्टर जोशी के परिचय के लिए आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है उसके मानद सदस्य सचिव हैं, कुल सचिव रह चुके हैं, कुलपति के रूप में रह चुके हैं, प्राध्यापक के रूप में बड़ी भूमिका है, साहित्यकार के रूप में और एक संस्कृति कर्मी के रूप में भी बड़ी भूमिका है। भारत का जो नया संसद भवन बना है उसका जो कला क्षेत्र है उसके पीछे जो अवधारणा है, जो दृष्टिकोण है, कहाँ अशोक स्तंभ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चक्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ मूर्ति होनी चाहिए, कौन सी मूर्ति होनी चाहिए, उसका स्थापत्य जो है उसके पीछे जो कलात्मक सोच है डॉक्टर जोशी की, उसमें भी अपनी एक बड़ी और विशिष्ट भूमिका रही है। बहुविध प्रतिभा के धनी हैं। मैं जितना भी कहूँगा मैं परिचय देता जाऊँगा, पता चला कि कार्यक्रम परिचय में ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं इस प्रकरण को सीधे जोशी जी के पास चलता हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक स्टूडियो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक परिचय मैं चाहूँगा आप ही दें। बचपन की जो आपकी स्मृतियाँ हैं, कहाँ पैदा हुए
पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, और ये जो कला और संस्कृति की दुनिया से जो आपका लगाव हुआ वह कब शुरू हुआ और कैसे? देखिए, जन्म तो मेरा इंदौर का है, लेकिन मेरे पिताजी चूँकि इंजीनियर थे और मध्य प्रदेश शासन के सिंचाई विभाग में थे, तो बहुत छोटी छोटी जगहों पर उनकी पोस्टिंग थी। तो जब मेरा जन्म हुआ तब उनकी पोस्टिंग मुरैना ज़िले के जौरा गांव में थी। जौरा, अगर आपको याद हो तो 1972-73 में वहाँ पर चंबल के डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा रोचक है। तो जब मेरा जन्म हुआ तो हम जहाँ सिंचाई कॉलोनी में रहते थे वहाँ पर लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। तो लगभग 4.5 साल हमारे घर में बिजली नहीं थी। पूरे जौरा जो गांव था उसमें थोड़ी बिजली थी, पर कॉलोनी में हमारे बिजली नहीं थी। तो वो हमारा बचपन था बड़ा रोचक, क्योंकि मेरी माँ जो श्रीमती मालती जोशी जो देश की प्रख्यात कथाकार हैं, उन दिनों कथाकार उस तरह से एस्टेब्लिश्ड स्थापित नहीं थी। वो हमको, मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों को साथ में लेकर उस अंधेरी रात में, वो जो कि चंबल के डाकुओं का पीड़ित इलाका था, वहाँ पर रहती थीं। और मेरे पिताजी कभी साइट पे जाते थे, रात बेरात लौटते थे, तो एक चौकीदार थे और वही हम लोगों को देखते थे। उस तरह से बड़ा एक रोमांचक हमारा जन्म और प्रारंभिक जीवन रहा है। मतलब हमारे घर की जो बाउंड्री वॉल थी उसके पीछे पुलिस और डाकुओं की फायरिंग, गोलियों और गालियों की आवाज़ें, ये सब होती थी। और उसके बीच में माँ हमको कोई कहानी सुना रही हैं, कोई किताब हमको पढ़ के बता रही हैं, या हम लोग वो परछाई का खेल होता है ना, आप देखते हैं गाड़ी की लाइट जाती तो आप परछाई का खेल खेलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बचपन में अपने आप को बहुत ज़्यादा मनोरंजन एक दूसरे का किया करते थे। फिर उसके बाद हम लोग भोपाल आ गए, जो आरंभिक स्कूली शिक्षा हुई कुछ हमारी भोपाल में हुई। फिर पिताजी की जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र्स हुई वहाँ फिर छतरपुर गए, और वहाँ पर कॉलेज फिर भोपाल में आकर, तो ज़्यादातर समय फिर बाद में हमने भोपाल में ही बिताया। डॉक्टर जोशी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया। मैंने ये सौभाग्य है कि इसी कार्यक्रम में डॉक्टर मालती जोशी जी से भी, मतलब आदरणीय मालती जोशी जी से भी बात मैंने की थी, और शिक्षा के प्रश्न पर उन्होंने, मुझे याद है अच्छी तरह से, उन्होंने कहा था कि हमारे, जो आपने घटना सुनाई उसका उन्होंने उल्लेख किया था कि बिजली नहीं थी 4.5 साल, और डांट महीनों महीनों में, और बच्चों को अगर सही ढंग से संस्कारित किया जाए तो कोई भी अड़चन, कोई भी खामी उनके भविष्य को उज्जवल होने से नहीं रोक सकती, ये उनका कहना था। और बच्चों को आप संस्कार कैसे देते हैं यह आप पर निर्भर करता है, माता-पिता पर, अभिभावक पर निर्भर करता है। उन्होंने ये बात कही थी, हमारे दर्शक चाहें तो उसको सर्च करके देख भी सकते हैं, यहीं साहित्य तक पर आपको मिल जाएगा। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। मतलब मुझे लगता है कि आपका 2 दशक से अधिक समय शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। बचपन की जो आपकी स्मृतियाँ हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र का आपका अनुभव है, बतौर प्रशासनिक भी दायित्व आपके पास था, प्राध्यापक के रूप में भी आपकी भूमिका रही। ये जो बदलाव है, शिक्षा को किस रूप में देखते हैं? वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वह इत ऐसी कैसे होती जा रही है कि हम पूरी तरह से भौतिकतावाद के चंगुल में फँस गए हैं? क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही है? देखिए, जैसा आपने कहा, ये संस्कारों पे निर्भर करता है, और संस्कार तो निश्चित तौर पर परिवार से ही होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मेरी माँ ने, उनको अवसर उपलब्ध होते हुए भी उन्होंने सोचा कि मैं नौकरी करूँगी तो मेरे बच्चों का मैं सही ढंग से लालन पालन नहीं कर पाऊँगी। वो जब उनकी शादी हुई तो वो एक विद्यालय में पढ़ाती थी। हो सकता था कि उसी विद्यालय में वो पढ़ाती रहती तो कभी आगे पीछे वहाँ हेड मिस्ट्रेस होती, प्रिंसिपल हो जाती। ये भी था कि ऑल इंडिया रेडियो में भी वो थोड़ा बहुत गाती थी, कुछ काम करती थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को थोड़ी संस्कार देना चाहूँगी।
और उन्होंने न सिर्फ संस्कार देने के लिए हमें साथ लेकर अच्छा साहित्य पढ़ना सिखाया, खुद किताबें मंगवाती थी उतनी दूर, जैसा कि आपको बताया जहाँ डाक एक एक महीने में आती थी फिर भी वो मनी ऑर्डर कर कर के किताबें मंगवाती थी। ये परिवार, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे परिवार के संस्कार होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे संबंध कैसे मजबूत किए जा सकते हैं, कैसे हम आपस में एक दूसरे को, हमारी कोई सगी बहन नहीं है लेकिन हमें कभी लगा नहीं कि हमारी कोई सगी बहन नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह का परिवार है उसमें कभी सगे और चचेरे ममेरे का सवाल ही नहीं था। बहन है मतलब बहन है, भाई है मतलब भाई है। ये भी बात संस्कार से आती है। शिक्षा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि हमने सबसे पहले तो शिक्षा को परिवार से अलग कर दिया। हमने सोच लिया कि शिक्षा देने का दायित्व किसी और का है, संस्कार देने का दायित्व किसी और का है। अब शैक्षणिक संस्थाओं में भी दुर्भाग्य से जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके पास पढ़ाने का ही बोझा इतना है कि जो अलग से संस्कार देने की बात ही नहीं कर पाते। आप विद्यार्थी से पूछिए तो पूछेंगे कि कितने शिक्षकों से आपका एक आत्मीय संबंध रहा है, तो शायद आज वो अच्छा उत्तर नहीं दे पाएंगे कि आत्मीय संबंध नहीं है, क्लास में आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं। तो ये जो सारी जो समस्याएं हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हमने बहुत अधिक शिक्षा को फॉर्मल बना दिया है, औपचारिक बना दिया है। शिक्षा सिर्फ वही नहीं है जो पाठ्यक्रमों में होती है, जो किताबों में होती है, उससे बढ़कर भी कुछ संस्कार हैं, आत्मीयता है, संबंध है, परस्पर एक दूसरे का संपर्क है, वो सब कट गया है। आप ये बताइए कि आप जब बचपन से बड़े हो रहे थे, जिस दौरान कॉलेज, ये जीवन के इतने क्षेत्र हैं, रंगमंच आपके जीवन में कब आया? रंगमंच, मेरे जीवन में रंगमंच और साहित्य बड़ा रोचक है। देखिए, माँ जब हमको कोई कहानी सुनाती थी तो आपने माता जी को कभी सुना भी होगा, जब वो कथा पाठ करती थी तो आपके सामने पूरा चित्र खिंच जाता। साहित्य आज तक में वो उन्होंने सीधे जनता के सामने किया बिना था, देखे वो अपनी कहानी पढ़ सकती थी। तो उनके अंदर एक नाटकीयता, पूरा कैसे करना है ये था, और उसके लिए कोई बहुत अधिक वो भाव ऐसा नहीं, मतलब उनको एक सहज भाव से वो उनके अंदर था। वही बात जब वो कहानियाँ हमको पढ़ के सुनाती थी तो हमारे अंदर वो सारे तत्व आते थे। वो कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर नाटक के रूप में ज़्यादा हो गए। तो जब उनको दिखा कि इसके अंदर नाटक की प्रतिभा है, नाटक कैसे दिखता है, हम नकल करने लग जाते हैं, किसी की नकल कर रहे हैं, किसी का कोई चीज़ उठा ली तो उसको उस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको लगा कि इसको नाटक, तो उन्होंने मुझे नाटक पढ़ना सीखा। मैंने नाटक पढ़े और वो नाटक पढ़े जो मुझे बाद में लगा कि कभी जब मैं नाटक करूँगा तो मैं ये नाटक जरूर करूँगा। आपको आश्चर्य होगा जान के कि मैंने 20 या 21 साल की आयु में एक मराठी का बहुत 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 प्रसिद्ध नाटक है प्रेमा तुझा रंग कसा, बहुत एक लाइट हार्टेड बहुत सुंदर नाटक है। तो मैंने पढ़ा प्रेमा तुझा रंग कसा, और वो नाटक इतना सुंदर है कि आप पढ़ते पढ़ते भी खुद हंसने लगते हो, इतना सुंदर नाटक। लेकिन मैंने उसको जब निर्देशन शुरू किया तो मैंने निर्देशित नहीं किया उसको। क्यों नहीं किया बताऊँ आपको? क्योंकि उस नाटक में एक प्रोफेसर की भूमिका थी जो मुझे लगता था कि मुझे करनी चाहिए। तो मैं जब 45 साल का हो गया और मुझे लगा कि अब मैं वो भूमिका कर सकता हूँ, तब मैंने वो डायरेक्ट किया। तो ये जो है, ये नाटक का तत्व आपके अंदर आता है। मेरे तो जब भोपाल में था बहुत नाटक किए। प्रभात दा गांगुली मेरे गुरु रहे, उन्होंने काफ़ी नाटक मुझे डायरेक्ट किए। बंसी कौल जी के साथ नाटक किया और भी कई डायरेक्टर्स के साथ किया। मेरा विवाह नाटक की देन है। मालविका जी के साथ हम लोगों ने नाटक साथ में किया, उसी के बाद हमारा विवाह हो गया। तो नाटक के प्रति तो मैं आजन्म ऋणी रहता हूँ। साहित्य, आपको ये कब पता चला कि मालती जोशी जी मेरी माँ से इतर एक बड़े साहित्यकार के रूप में, एक लोकप्रिय साहित्यकार के रूप में, और उन साहित्यकारों में शुमार होती हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को प्रचारित प्रसारित करने में, विशेषकर अपने एक समय में जो परिवार देहरी के भीतर जो स्त्रियां हैं उनको पढ़ने की ओर उन्मुख करने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, ये आभास कब हुआ? देखिए, हम लोग जब छोटे थे तब वो पराग में कहानियाँ लिखती थी, बाल मनोविज्ञान की कहानियाँ थी, और हम लोग भी पराग पढ़ना, हमारे घर में एक नियमित रूप से पराग आता था। नंदन कभी कभार आता था, चंपक भी आता था, लेकिन चंपक फिर बाद में बंद हो गया। तो पराग और नंदन, तो माता जी ने कभी नंदन में नहीं लिखा लेकिन पराग में उन्होंने नियमित रूप से लिखा, और हम लोग पराग की सारी कहानियाँ पढ़ते थे।
और कई बार हमको लगता था कि माँ से ज़्यादा पसंद हमको दूसरों की कहानियाँ भी आती थी। ये भी एक आपको बात बता दें। लेकिन तब जब हम देखते थे कि कैसे माँ के पास पत्र आते हैं, इतने सारे लोग उनकी कहानियों को पढ़ के मोहित हो जाते हैं, उनको पत्र लिखते हैं। फिर उनकी 1971 में धर्मयुग में पहली कहानी छपी, टूटने से जुड़ने तक। और उसके बाद जो सिलसिला हुआ, तब हम देखते थे कि उनके प्रशंसकों की संख्या अपार है। आज शायद ये मैं बताऊंगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमने बोरा बोरा भर के चिट्ठियां हमारे यहाँ रिसीव की हैं। और वो चिट्ठियां आती थीं, फिर उनका वो उत्तर लिखती थीं। तब हमको लगा कि नहीं, ये धीरे धीरे हमारी माँ। लेकिन एक और बात बताऊँ आपको, मतलब ये शायद ये भी एक अजूबा है कि उन्होंने कभी अपना लेखकीय रूप घर वालों पर आरोपित नहीं किया। कभी हमसे ये नहीं कहा कि तुम आज यहाँ खाना अपने हिसाब से देख लो, या आज सब लोग बाहर चले जाओ, मुझे लिखना है। कभी नहीं कहा कि मुझे एकाकीपन चाहिए क्योंकि मुझे लिखना है। हमारे घर हमेशा रिश्तेदार आए, पिताजी के मित्र आए, हमारे सारे रिश्तेदार आए, मेरे मित्र आए, बड़े भाई के मित्र आए। कभी किसी को उन्होंने बिना खाना खाए जाने नहीं दिया। खाना खुद हाथ से बना कर खिलाया। अतिथि हमारे घर हमेशा रहे। आतिथ्य सबका बराबर हुआ। हमको भी कभी नहीं कहा कि हमने कहा अगर कि हमको ये पढ़ाई में ये समस्या है, हाँ पहले मैं उसको सुलझाती हूँ। तो एक जो हमको सबको लगता था कि ये लिखती कब है, हमसे लोग पूछते थे कि ये कब लिखती हैं, हमें भी आश्चर्य होता था कब लिखती हैं। या कभी आपने देखा हो कि अक्सर होता है ना कि एक टेबल है लेखक की, वहाँ बैठेंगे और वहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास एक संदूक होती थी, लोहे की छोटी सी संदूक, उसको वो अपनी गोदी में रख के उसी पर लिखी। जब कागज़ मतलब उसी में से निकाला, लिखा, और मान लिया कि कुछ और लोग आ गए हैं, उसने खोली संदूक, कागज़ अंदर रख दिया, बंद हो गया। इतना सहज था। आपकी पहली रचना कौन सी थी? हाँ, ये एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है। जो पहली कविता मैंने सबसे पहले लिखी थी, और वो कविता थोड़ी भारी थी, कुछ तो भी आकाश की लालिमा और रक्त वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने माँ को दिखाई, मैंने कहा ये मैंने कविता लिखी। तो उनको लगा कि मैंने किसी की टीप टाप के लिख दी। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, अपनी लिखा करो। तो मैंने कहा ये अपनी लिखी है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तुमने ये खुद लिखी है, अच्छा हुआ। फिर उसके बाद मैं और लिखने लगा। जैसे जैसे मैं लिखता था उनको दिखाता था। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ 2-4 जगह भेजना शुरू करो। एक जनधर्म साप्ताहिक निकलता था, तो शुरुआत में मैंने जनधर्म साप्ताहिक में रचनाएं भेजी, छप गई वहाँ पर। फिर अखबारों में जो बीच का कॉलम आता था, शुरू में मुझे व्यंग लिखना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं शरद जोशी जी से बहुत प्रभावित था। और संयोग से शरद जोशी जी हमारे पारिवारिक मित्र भी थे। माँ जिस कॉलेज में पढ़ती थी, शरद जी उनके सीनियर भी थे, तो 2-4 बार घर भी आए थे। तो एक मन में था कि इनके जैसा बनना चाहिए। तो व्यंग लिखे, फिर अखबारों में छपे, फिर धर्मयुग में व्यंग छपे, साप्ताहिक हिंदुस्तान। मेरी 21-22 साल की उम्र में व्यंग छपे धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में। ये स्वरूप तो लोगों को, आज के लोगों को, आज के पाठकों को पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 21 साल की उम्र में मेरा व्यंग धर्मयुग में छपा, कहानी छपी धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान में। तो एक बार भारती जी ने माता जी से पूछा कि ये एक कोई सच्चिदानंद जोशी करके लिखता है, वो पता आप ही का रहता है, तो ये आपका कौन हुआ? तो फिर माँ ने कहा कि ये मेरा बेटा है। अच्छा बोले बेटा है? उनको आश्चर्य हुआ। ये पत्र व्यवहार ही होता था उन दिनों, फ़ोन वगैरह तो थे नहीं। फिर बीच में ये शौक़ सवार हुआ कि मैं पत्रकारिता करूं, तो मैंने धर्मयुग में उप संपादक के लिए भर दिया। तो वो चयन भी हो जाता, पर भारती जी ने लिखा कि बम्बई की जो ज़िंदगी है वो संघर्ष वाली ज़िंदगी है, शायद आपका बेटा कर नहीं पाएगा। नई दुनिया उन दिनों सबसे प्रसिद्ध अखबार होता था, तो नई दुनिया में मैं चला गया। नई दुनिया में भी चयन हो गया मेरा, पर वहाँ नौकरी नहीं की, वहाँ से भी लौट के आ गए। लेकिन अंततः लगा था कि पत्रकारिता के कहीं ना कहीं जुड़ना है, तो फिर पत्रकारिता विश्वविद्यालय की नौकरी की और लगातार कई वर्षों तक रहे। डॉक्टर जोशी, आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी जो कहानियां हैं, वो कहानियां आम जनमानस से इस तरह से जुड़ी हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हैं। ये जो सूक्ष्म विवरण आप अपनी कहानियों में देते हैं, जो सामान्य तौर पर हम सभी के जीवन में रोज़ घटते हैं, लेकिन हम उस पर, मतलब सामान्य लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आप उसे कहानी के ढंग से लिखते हैं और तब पाठक को लगता है अरे हमारे साथ भी ऐसा होता है। ये तत्व क्या स्वतः स्फूर्त आया, या आपने किसी को
पढ़ कर पाया कि नहीं मैं ये ऐसा लिखते हैं इसलिए मेरी कहानियों में यह विवरण होना चाहिए। नहीं, ऐसा देखिए क्या हुआ अभी आजकल इन दिनों कई लोग कहने लगे हैं, जब मेरी कहानी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आपकी कहानी पढ़ी तो हमको लगा कि मालती जी जैसी कहानी है, तो आप उनके कौन हुए। ये अभी इन दिनों कुछ नया शुरू हुआ है। मैं माँ की कहानियाँ पढ़ता था तो मुझे हमेशा लगता था कि एक ऑब्ज़र्व करना, मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, बारीक चीज़ को पकड़ना। अच्छा, बिना हल्ला किए, माँ तो कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, जो घर में या आसपास सारी चीज़ें देखती थी। मैं कहा ये कितनी बारीकी से सारी चीज़ पकड़ लेती हैं। वहाँ से मेरे दिमाग में ये आया ऑब्ज़र्व करना, यानी कैसे किसी चीज़ का निरीक्षण किया जाए और कौन सी चीज़ पकड़ ली जाए। कभी अच्छा ये भी एक है, कोई मुझसे पूछता भी है कि आपको कैसे दिख जाती है ये घटनाएं, हमारे सामने होती तो हमको क्यों नहीं दिखती, आपको ही कैसे दिखती है। तो ऐसा हो ही जाता है, मैं कोई सायास करता हूँ ऐसा नहीं है, पर पता नहीं कोई चीज़ है वो मुझे एकदम से ध्यान में आ जाती है। अच्छा, जो ध्यान में आ जाती तो कौन सी चीज़ आपको कहाँ पिंच कर रही है ये समझ में नहीं आता। तो अभी एक आपको मज़ेदार बात बताऊँ, एक जगह मैं किसी कार्यक्रम में गया तो वो एक बड़े आजकल है ना 5 सितारा 7 सितारा होटल में सारी चीज़ें इवेंट रहती। तो हम गए तो शायद हमें लगा थोड़ी देर हो गई है, देखा तो मंत्रोच्चार शुरू हो गया था। तो हमारी श्रीमती जी बोली मैं देखो आपसे कहा था देर हो गई। वहाँ गए तो देखा तो मंत्रोच्चार तो हो रहा था लेकिन न दूल्हा है न दुल्हन है न कोई है। तो देखा कि वो इवेंट मैनेजर जो है वो मंत्र पढ़ने वाले बच्चों की रिहर्सल करा रहा है और फिर उनसे कह रहा है कि जब जैसे ही दूल्हा यहाँ आएगा तो ये मंत्र ऐसे बोलना, फिर ये मंत्र ये से बोलना। तो वो मैं बड़ा आश्चर्य करने लग गया। फिर धीरे से जब वो जो हमारे होस्ट थे वो इधर उधर हुए तो मैंने धीरे से उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा आप कहाँ के हो आप। तो मालूम पड़ा कि वो किसी वैदिक गुरुकुल के विद्यार्थी हैं। तो ये इवेंट मैनेजर ने क्या किया कि वो वैदिक गुरुकुल के सारे विद्यार्थियों को उठा के यहाँ ले आए, यानी वो बटू थे, रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा में, आप उठा के उनको यहाँ ले आए। और उनको जैसे इवेंट मैनेज जैसे, और उसके बाद मतलब जब एक्चुअल इवेंट हुआ तो पहले बच्चों ने मंत्रोच्चार किया, वहाँ से दूल्हा आया और फिर दूल्हा जैसे ही विवाह मंडप की ओर जाने लगा तो फिर वहाँ पे वो कुछ काले कपड़े पहन के मशाल लिए अजीमो शान शहंशाह वाला गाना बजाने लगे। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया तो मैंने उस पर एक बहुत करारा व्यंग लिखा, और लिखा तो कई लोगों की प्रतिक्रिया आई, पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया मेरी श्रीमती जी की आई। उन्होंने कहा लोग अब तुम्हें बुलाना बंद कर देंगे, कहीं भी तुम्हें बुलाया जाओ चुपचाप अटेंड करो, खाना वाना खाओ। पर मेरे ही ध्यान में आ जाती है वो चीज़। आप शिक्षा के जगत पर चलते हैं। जब आपने शुरुआत की थी अध्यापन की, अध्ययन की नहीं है, अध्यापन की। अध्ययन तो मुझे लगता है कि आज भी जो लोग फेसबुक आपको देखते हैं उनको पता होगा कि आप किस तरह से अपने आसपास के परिदृश्यों को, आसपास की घटनाओं को अतीत के साथ वर्तमान से जोड़कर देखते हैं और उसे जिस तरह से लिखते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि डॉक्टर जोशी की एक और ख़ासियत है कि सोशल मीडिया पर कभी कभार अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को लिखते हैं। बहुत सारी किताबें आपकी आ चुकी हैं, कहानी संग्रह आ चुके हैं। लघु कथा संग्रहों की एक श्रृंखला कई खंडों में अलग अलग नामों से आई है, और आप देखेंगे, सर्च करेंगे, अमेज़न पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 पृष्ठ की कहानी, 3 पृष्ठ की कहानी में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। बड़ी कहानियाँ भी आपने लिखी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने पढ़ाना शुरू किया था और जब आपने अध्यापन को छोड़ा, अभी तो छोड़ा नहीं है लेकिन औपचारिक तौर पर, ना वो देखिए, ना आपका अध्ययन कभी छूटता है ना आपका अध्यापन कभी छूटता है। एक बात मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, जो लोग भी पढ़ने पढ़ाने के काम में व्यस्त रहते हैं उनको शायद ये बात ज़्यादा नज़दीकी से महसूस होगी कि जब तक आप विद्यार्थियों के सानिध्य में रहते हैं तब तक आपके अंदर ऊर्जा भरी रहती है, भरी भी रहती है, और आप ऊर्जावान रहते हैं और आप हमेशा नई चीज़ को सोचना चाहते हैं, रचनात्मक होते हैं, क्योंकि आपको जो सामने से जो ऊर्जा मिलती है ना युवाओं से, वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेरित करती है। मैं जब कुलपति था तब भी मैंने ये कोशिश की कि मैं कम से कम 1 क्लास रोज़ लेना चाहूँ। हर बार नहीं हो पाता था, फिर भी कभी इस क्लास में गए, कभी उस क्लास में गए, कभी यहाँ पढ़ाया, कभी वहाँ पढ़ाया। मैंने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जाकर भी अफसरों को भी पढ़ाया।
लेकिन सब जगह पढ़ाने के साथ मुझे हमेशा एक बात लगी कि आप पढ़ाते हो मतलब आप कुछ नहीं पढ़ाते हो, आप और कुछ सीख के आते हो। ये मेरे लिए बहुत प्रेरक रहा हमेशा। और मुझे लगता है कि हमें हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं ध्यान देना चाहिए तो वो अपने शिक्षकों पर देना चाहिए, शिक्षकों के सम्मान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए वो बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। आपने जो बात कही उससे मेरे दिमाग में, मैं हालांकि यही प्रश्न पूछने वाला था कि जो लोग, जो प्राध्यापक, नई उम्र के जो प्राध्यापक हैं, वो अगर आपकी बात को सुन रहे होंगे तो उनके लिए किस तरह का संदेश है। एक प्राध्यापक के रूप में, एक कुल सचिव के रूप में, एक कुलपति के रूप में, और अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भी आपका एक लंबा अनुभव हो गया। प्रशासन, शासन, अध्यापन, अध्ययन, ये सभी क्षेत्रों में आपने अपनी एक प्रभाव छोड़ा और काम किया। आपको क्या लगता है कि हम आज जब 2025 में बात कर रहे हैं, तब हमारा समाज किधर जा रहा है और हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है? ये है ना, इस वक्त हम बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। संकट आपको बताएं क्या है। और ये बात मैं कह रहा हूँ डिजिटल मीडिया पे तो शायद लगेगा कि विरोधाभास है, लेकिन ये जो डिजिटल क्रांति हमारे जीवन में हुई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। आज हम सब लोग एआई के युग में हैं। एआई के युग में है, नहीं आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ संभव है, लेकिन आप सोचिए कि अगर चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा तो हमारी रचनात्मकता कहाँ जाएगी, हमारी रचनात्मक मेधा कहाँ जाएगी, हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहाँ जाएगी, हमारी आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस कहाँ जाएगी। इस बात को दुर्भाग्य से बहुत कम लोग हैं जो समझ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इस यांत्रिकता के मायाजाल में ऐसे उलझ रहे हैं कि कुछ समय बाद हम अपनी पूरी की पूरी रचनात्मक प्रतिभा को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिद्धांत जो हमारी साइकोलॉजी का सिद्धांत है या फिलॉसफी का भी सिद्धांत है, जो चीज़ आप उपयोग में नहीं लाएंगे वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। इसका उदाहरण बहुत स्थूल रूप से दिया जा सकता है कि आज से 20 साल पहले आपको जितने मोबाइल नंबर याद रहते थे, आज शायद आपको 1 या 2 मोबाइल नंबर याद रहते हैं। कारण क्या है कि आपने सारे नंबर मोबाइल में फीड कर दिए हैं, यानी आपने अपनी जो स्मरण शक्ति है वो आपने उसके हाथों गिरवी रख दी है। ये भारत ही था जहाँ पर हम लोग श्रुति और स्मृति की परंपरा में थे, और इसीलिए हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति में कहा जाता था आपने किसी चीज़ को हृदयंगम कर लिया है तो फिर आपको छपी हुई पुस्तकों की, पांडुलिपियों की भी आवश्यकता नहीं होती थी। अब उसी भारत देश में आप देखिए कि हम सब लोग उस टेक्नोलॉजी के इतने अधीन होते चले जा रहे हैं। अगर आप अभी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से सचेत होकर उसका आप उपयोग कीजिए, लेकिन सचेत होकर कीजिए, क्योंकि भारत एक भावनात्मक देश है। यहाँ पर हम भावना की कदर करते हैं, और भावनात्मक विश्व में अगर आपने कहीं भी आर्टिफिशियल चीज़ डाल दी तो उस भावनात्मक विश्व का क्या होगा आप जान सकते हैं। आप हमेशा संस्कृति का जो विषय है उसको भी बहुत गंभीरता से उस पर लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति पर आज उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और हम किस दिशा की ओर उन्मुख हैं? देखिए, संस्कृति के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमने हमेशा ये पिछले कुछ समय से सोचना शुरू कर दिया है कि संस्कृति जो है कोई एक बाहरी तत्व है जिसे हमें अंगीकृत करना है। हमने कभी इस बात को महसूस नहीं किया कि संस्कृति जो है वो मेरे अंदर से उपजती है। संस्कृति हम सब के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना श्वास लेना है, क्योंकि अगर हमारे पास संस्कृति नहीं होगी तो हम भी पशु समान हो जाएंगे। और ये मूल तत्व भारत का था, भारत का रहेगा, पर बीच में जो कुछ समय आया जब हमने विदेशी शिक्षा पद्धति को अंगीकृत कर लिया, तब से हमने समझ लिया कि संस्कृति जो है वो एक एक्सटर्नल एलिमेंट है, बाह्य तत्व है। इंडियन कल्चर भी कोई बाहर से आने वाली चीज़ है। इंडियन कल्चर क्या है? आप और हम भी तो भारतीय संस्कृति ही है। जैसा आप बोलते हैं वो भी भारत की संस्कृति है, जैसा मैं बोलता हूँ वो भी भारत की संस्कृति है, जैसा आप खान पान करते हैं वो भी संस्कृति। तो हमने इन सब चीज़ों को नहीं जोड़ा, और इसलिए हमने अपने आप को किसी और संस्कृति के अधीन कर लिया। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमने
जो हमारे मूलभूत संस्कार थे, जो हमारे मूलभूत तत्व थे, उसके साथ अपने जीवन को जोड़ना नहीं उचित समझा। आज सबसे बड़ा हमारे सामने जो संकट है वो ये है कि अब हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहाँ से आप विश्व में अपने आप को प्रगतिशील भी दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपको एक और संस्कृति को भी अंगीकृत करना है, लेकिन आपको यहाँ भी रहना है। उदाहरण के लिए जन्मदिन है तो आपको केक भी काटना है, लेकिन आपको घर से कोई कहता है कि गुलगुले भी ऊपर से डालना है। जन्मदिन है तो कोई कहता है कि भाई बच्चों का जन्मदिन है, बच्चे मनाएं, लेकिन आपके दोस्त ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ ड्रिंक शिंक भी हो जाए। तो ये जो हम इस दोराहे पे खड़े हैं ना, ये एक बड़ी मुसीबत है। आप देखिए कि हमारे पास संस्कृति में इतने अच्छे शक्तिशाली तत्व थे जो विश्व के किसी भी आक्रमण से मुकाबला कर सकते हैं, पर हमने उस पर विश्वास ही नहीं किया। तो आज हम जब सब लोग संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम यही बात सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ही है, सिर्फ एक बार उसको महसूस करना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की भूमिका क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग उसको एक भवन के रूप में कि ये एक जगह थी, बहुत प्यारी सी जगह थी। हमने साहित्य आज तक के कई संस्करण, शुरुआती संस्करण वहाँ किए थे, तो कुछ लोगों के दिमाग में वो है, लेकिन उसकी एक विशद भूमिका है। हम लोग तो जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को एक बिंदुओं में, कुछ बिंदुओं में कि ये काम वह संस्थान कर रहा है, और आपके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो दिखती नहीं हैं, सामान्य लोगों को नहीं दिखती हैं, हम लोगों को तो पता चलती रहती हैं, उसमें क्या कुछ हुआ? देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक ऐसी संस्था है जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी भारतीय कला और संस्कृति का संदर्भ है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत महान है, हमारी संस्कृति बहुत विशाल है, हमारे पास बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ धरोहर के रूप में एकत्रित हो रही हैं, संदर्भ के रूप में कहाँ एकत्रित हो रही हैं। कोई पूछेगा कि फला चीज़ का संदर्भ कहाँ है, तो कोई जगह तो होनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक ऐसे संस्थान के रूप में अभिकल्पित था कि जहाँ इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रॉपरली उसका एक रेफरेंसिंग हो कि आपको फला चीज़ चाहिए, आपको वहाँ से मिल सकती है। ये हम सब जानते हैं, ये बड़ी प्रक्रिया है। अगर आप सिर्फ पांडुलिपियों की ही बात करें तो भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं, और इसके बारे में जन सामान्य में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी विज्ञता नहीं है। किसी साधारण युवा से पूछ लेंगे तो उसको पांडुलिपियाँ क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, यही नहीं मालूम होगा। लेकिन ज्ञान का भंडार है, तो कौन है वो सारा ज्ञान का भंडार निकाल के लाएगा? फिर लाएगा तो उसको ढंग से रखना भी है, सहेज कर भी रखना है, लोगों को उपलब्ध भी कराना है। फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, जैसे हमारी पारंपरिक जो कलाएं हैं, पारंपरिक खान पान है, पारंपरिक रीति रिवाज है, जो हमारे, जिसे हम लोक में, जनपदों में कहते हैं, तो जनपदों में भी ये सारी चीज़ें विकसित हो रही हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़े विशाल दृष्टिकोण से इस संस्था की कल्पना की गई थी। प्रारंभ में बहुत शास्त्रीय ज्ञान के ऊपर जोर था, तो शास्त्रीय ज्ञान की एक श्रृंखला, शास्त्रीय ग्रंथों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। फिर कुछ लोक परंपराओं की श्रृंखला प्रारंभ हुई। रामायण पे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, महाभारत पे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, रामायण और महाभारत की लोक परंपराओं पे डॉक्यूमेंटेशन हुआ। लेकिन जब 2016 में जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो ये बात ज़रूर महसूस हुई कि ये सब बहुत ही एक छोटे से दायरे में, कुछ सीमित लोगों के बीच में, जो कि जिसे आप कह सकते हैं एक थोड़ी सी एलिट जिनका है सोच, उन्हीं तक सीमित हो गई। आदरणीय राम बहादुर राय जी इसके अध्यक्ष बने, मैं सदस्य सचिव बना। तो पहली बार हम दोनों के मन में विचार आया, और राय साहब को भी आप जानते हैं कि एक बहुत ही एक लोकतांत्रिक दृष्टि से जीने वाले व्यक्ति हैं। मेरे भी मन में वही बात थी। तो हमने यही बात सोची कि हम कैसे इसका लोकतांत्रिकरण करें, कैसे हम डेमोक्रेटाइजेशन करें, कैसे हम इसके दरवाजे सब लोगों के लिए खोल दें, कैसे हम इसका विस्तार करें, कैसे हम विकास करें। और इसकी जो अलग अलग जो धाराएं हैं, अलग अलग जो इसके विभाग हैं, जैसे संरक्षण का विभाग, कंजर्वेशन, किसी को कंजर्वेशन के बारे में मालूम नहीं रहता। आज कोई बड़ी कलाकृति है जो आप कहते हैं 200 साल पुरानी है, आज आप देख रहे हैं तो किसकी बदौलत देख रहे हैं? जिसने कंजर्व किया, जिसने संरक्षण किया, उसकी बदौलत आप देख रहे हैं ना। कोई आर्काइव है, अभी आपने कहा कि हम ये आर्काइव के लिए करेंगे, आज से 25 साल बाद इसको रिट्रीव करने के लिए कौन आएगा? वो आर्काइविस्ट आएगा ना।
तो उस आर्काइव का भी महत्व हमारे पास होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी विधाएं हमारी संस्कृति की हैं जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। तो इन सब विधाओं को हमने शुरू किया और इनमें सब काम शुरू किया। जैसे आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमारे पारंपरिक ज्ञान के साथ भी जोड़ना है, तो एक कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स की भी विंग यहाँ है। तो इस तरह की बहुत बहुविध चीज़ें जो हैं, जो आपने जैसा सही कहा कि लोगों को नहीं दिखती, क्योंकि लोगों को सिर्फ ये पेंटिंग दिखेगा या हम कहेंगे ये एक डिजिटल प्रेजेंटेशन है, आप नेट पर जाकर देख लेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि कितने लोग लगे उसका डॉक्यूमेंटेशन करने में आपको यहाँ तक लाने के लिए। तो ये बहुत एक कहना चाहिए पृष्ठभूमि में रहकर संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का काम है जो ये कला केंद्र कर रहा है। डॉक्टर साहब, अभी ये बताइए कि संसद भवन जब बना जी, तो संसद भवन की जो कलात्मक अभिरुचि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसके पीछे आपने क्या कुछ सोचा था और किस तरह से आप और आपकी टीम ने जी, नोडल एजेंसी के रूप में भी देखिए, जब संसद भवन की कलाकृतियों के बारे में बात थी तो सबसे पहले जो हमें मैंडेट आया था और वो माननीय प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा थी कि उसमें भारत की पूरी झांकी हो, भारत के पूरे वैभव की, भारत की पूरी इतिहास की झांकी हो, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा स्टेटमेंट ना हो जो किसी विवाद में पड़े। हम लोग कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं करना चाहते। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट कही थी कि आप वही कहिए जिसे आप तथ्यों से संपोषित कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। टास्क बहुत बड़ा था और समय बहुत कम था, क्योंकि हमें भवन निर्माण होते होते उसके साथ साथ ही कलाकृतियों का निर्माण करना था। आज यहाँ भी आप सुंदर सी चीज़ों को सजा रहे हैं, लेकिन अगर ये भवन नहीं बना होता तब आपसे कहते ये रैक लगाई तो शायद आप नहीं लगा पाते। पर हमने वो भी दुरूह कार्य किया कि जब दीवार के अते पते नहीं थे तब हमने कलाकृतियाँ बना दी, क्योंकि हमें दीवार लगते से ही वो लगानी थी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें पूरा हमारी कला केंद्र की पूरी टीम, और न सिर्फ कला केंद्र की टीम बल्कि हमने अलग अलग क्षेत्रों के करीब 100 से ज़्यादा विशेषज्ञों को आमंत्रित किया अलग अलग समय पर। इसके बारे में आप बताइए, इसके बारे में आप बताइए, इतिहास के बारे में बताइए। जैसे उसमें एक पूरी की पूरी 16 खंडों में भारत लोकतंत्र की जननी है, इसका एक पूरा प्रदर्शन है। और उसमें हर एक तकनीक का इस्तेमाल है, क्योंकि उसमें मल्टी लेयर्ड इन्फॉर्मेशन, 4 या 5 लेयर्स में हमने उसको इन्फॉर्मेशन को दिया है कि भारत कैसे लोकतंत्र की जननी है। या हमने वहाँ पर एक संगीत दीर्घा है, एक हमारे यहाँ पे स्थापत्य दीर्घा है, इसको कैसे हम दिखा रहे हैं, एक कला की दीर्घा है। तो ये सबको सोचना अपने आप में, या द्वार पर क्या होना चाहिए, द्वारपाल होते हैं या हम कोई ऐसा प्राणी वहाँ रखें जो हमारे शास्त्र में भी है, ऑस्पिशियस भी है, शुभ भी माना जाता है। इतना विचार मंथन हुआ। और बड़ी बात आपको बताएं, जितनी मेहनत हमने कलाकृति के सोच में की, उससे ज़्यादा मेहनत हमने उसके पीछे लॉजिक में की, ताकि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपका भवन हो या मेरा भवन हो तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, पर भारत की संसद तो एक सार्वजनिक भवन है, वहाँ देश के सारे प्रतिनिधि आते हैं। तो वो देश के प्रतिनिधि आते हैं तो अलग अलग अपेक्षाओं से भी आते हैं, अलग अलग प्रश्न भी उनके मन में हो सकते हैं। तो उन सब के प्रश्नों को सोचते हुए हम कैसे करें। संस्कृति मंत्रालय का हमारे लिए पूरा समर्थन भी था, सहयोग भी था। उसके सचिव जो थे गोविंद मोहन जी, जो आजकल गृह सचिव हैं, वो लगातार हमारे साथ बैठते थे। हमारी पूरी टीम रात दिन एक करके बैठती थी। और जो सोच था, मैं नहीं कहता कि किसी एक का सोच होगा, या एक सामूहिक सोच था, लेकिन हाँ, चुनौती थी। टीम का लीडर था तो सारी जिम्मेदारी थी। और हमें बहुत खुशी है कि, और इसके सारे प्रस्तुतिकरण आपको आश्चर्य होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने दिए हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि जो बारीक दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी की संस्कृति को लेके है, वो आश्चर्यजनक है। मतलब बहुत कम लोगों को ये अनुभव होता है। राजनीति से परे जो भारत का एक सांस्कृतिक विज़न है, वो क्या विज़न होना चाहिए, वो उनके एक एक चीज़ में हमें स्पष्ट होता था। तो ये देखना कि आप जिस नेतृत्व के लिए काम कर रहे हैं, वो नेतृत्व कितना सजग है। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़, जैसे उन्होंने कहा कि एक संसद भवन का जो सबसे अंदर का जो सबसे प्रमुख हॉल है, उसमें एक तरफ हमने बहुत सुंदर पूरी पीतल की, ब्रास की
समुद्र मंथन की 75 फीट लंबी एक कलाकृति की है, शायद विश्व की सबसे बड़ी कलाकृति होगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक बहुत भव्यता का प्रतीक है, लेकिन हमारी जो गांव की, घर की जो हमारी माताएं बहनें हैं जो कलाकृति करती हैं, उसका भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कैसे हो सकता है? वो नामचीन नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी जो कला गुण है। तो फिर हमने उसी के सामने एक दीवार बनाई जो पूरी की पूरी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाई है। उसका नाम हमने जन जननी जन्मभूमि दिया, और उसमें भारत की 75 महिला कलाकार जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई ग्रास रूट लेवल की महिला कलाकार हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक, उनको एकत्रित करके उस कलाकृति को बनाया। ये दृष्टिकोण उन्होंने दिया। तो ये जो बारीक दृष्टिकोण है, तो ये काम करना हमारे लिए चुनौती थी, लेकिन बहुत आनंद आया। आपको बताइए इन दिनों आप क्या कर रहे हैं और कौन सी किताबें आ रही हैं? इन दिनों हम क्या कर रहे हैं? मैं कला केंद्र से अलग, मैं सृजन के क्षेत्र पर पूछ रहा हूँ। इसका IGNCA से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सृजन के देखिए, मेरे मन में मैं जो कहानियाँ लिख रहा हूँ, तो 1-2 कहानी संग्रह मेरे इस साल के अंत तक आ जाने चाहिए जी। इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो 2 कहानी संग्रह तो साल के अंत तक आ जाएंगे। एक जो छोटी छोटी रचनाएं मैं लिखता हूँ, उसका एक संग्रह और आएगा। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जब लिख देता हूँ तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई इसको शेल्फ लाइफ कहते हैं ना, शेल्फ लाइफ तो होना चाहिए। फेसबुक में लिखे हुए कि शेल्फ लाइफ क्या है। जी जी। तो उन्हीं को मैं फिर दोबारा निकाल कर री-एडिट करके किताब के रूप में छापता हूँ। तो ऐसी 4 किताबें आ गई हैं, 2 और आ जाएंगी। लेकिन जो मन में है, वो मन में है उपन्यास लिखने का, और 2 उपन्यास मेरे दिमाग में बहुत बुरी तरह से घूम रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे अगर 15 दिन का समय मिले बिना किसी काम के, तो मैं उपन्यास पूरा कर सकता हूँ। नहीं, वो तो देखिए नहीं होना है कि बिना किसी काम के तो 15 दिन का समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि आपकी व्यस्तता कितनी है। साहित्य तक स्टूडियो में आने के लिए ही मुझे लगता है कि हम लोग पिछले 1-1.5 साल से इस पर बात कर रहे होंगे कि अब बैठेंगे, और आप समय नहीं निकाल पा रहे थे। तो वह समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन जल्दी से लिखिए, मेरी ये कामना है। दूसरा ये है कि एक प्रश्न और मेरे दिमाग में है कि आप विविध विधाओं में सृजन करते रहे हैं। कविता भी लिखा, कहानी भी लिखा, नाटक भी लिखा, और संस्मरणात्मक कृतियाँ भी। ये जो 6 श्रृंखलाएं बता रहे हैं, ये पाठकों को लग सकता है कि, दर्शकों को भी लग सकता है कि कहानी है, लेकिन मूलतः वो संस्मरण है आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो घट रहे हैं। तो इनमें से कौन सी विधा, और व्यंग भी लिखा, व्यंग मैं भूल ही रहा हूँ, जो कि आपकी प्राथमिक शुरुआत प्रेम, पहला प्रेम। तो किस विधा को अपने दिल के करीब पाते हैं, और किस क्षेत्र में, अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को उनके प्रशंसक किस स्वरूप में देखना चाहें कि भाई मुझे ये इनका स्वरूप पसंद आ रहा है? अम्मू, मुझे लगता नहीं है कि आपने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया, क्योंकि अभी तक मैं खुद ही को टटोल रहा हूँ कि कहाँ मैं जाके जमूंगा, मुझे नहीं मालूम है। जमूंगा नहीं, आप तो हर जगह जम रहे हैं। जमूंगा क्या है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कला या संस्कृति का हो, जहाँ भी है। पर देखिए, आपके दिल के करीब क्या है? मेरे दिल के करीब क्या है, मैं बोलता हूँ हर बार। मालविका जी को छोड़ के नहीं, मैं बोलता हूँ कि मैं मूलतः और अंततः रंगकर्मी हूँ। मैं नाटक वाला आदमी हूँ। मैं एक जगह बोला भी, किसी को बुरा लग गया, मतलब घर वालों को, कि ऐसा क्यों बोला, तो मैंने कहा भी कि मैं अपने आप को नाटक करते हुए देखता हूँ, और सोचता हूँ कि मेरा जीवन जो है वो नाटक करते हुए ही समाप्त होना चाहिए। यानी मैं रंगमंच पर ही अंतिम सांसें लेना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि जो कुछ भी आज मैं हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ रंगमंच की बदौलत हूँ। लिखूँगा, नाटक भी लिखना चाहता हूँ, नाटक लिखूँगा ज़रूर, कहानियाँ लिखूँगा। आप देखेंगे मेरी कहानियों में भी नाटक ही है बहुत सारा। तो किसी ने एक बार कहा भी शायद कि ये इनकी कहानियाँ इतनी आसान हैं फिल्म बनाने के लिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सिर्फ खड़े हो जाना है और फिल्म बन जाएगी।
तो वो सब कुल मिला के मुझे लगता है कि मैं अंततः अभी, क्योंकि आपने कहा ना कि तो नाटक के रूप में तो लोग जानते ही नहीं, पर मुझे लगता है कि मेरा जो अंतिम प्रेम है, और ये भी आप ये मत सोचिए कि ये कहीं और से आ रहा है। संसद भवन में जो कलाकृतियों का मैं आकल्पन कर सका, वो सिर्फ इसलिए कर सका क्योंकि मैं थिएटर का आदमी हूँ। आपको सच बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत आसान नहीं होता है। आप अभी कला केंद्र की जो नई बिल्डिंग है जनपथ में, आप जाकर देखिए, कई लोग आश्चर्यचकित रहते हैं कि जनपथ पुराना होटल था, समझ में नहीं आता कायाकल्प कैसे हो गया। अंदर जाते हैं तो उनको आश्चर्य होता है, और उसकी एक एक चीज़ हम लोगों ने सोच के लगाई। क्या सोच के लगाई? ये सब जो रंगमंच ने मुझे सिखाया, उसी का सब वहाँ पर परिणाम देखने को मिलता है। एक प्रश्न मेरा रंगमंच से, चूंकि आपका प्रेम है इसलिए दिमाग में है, आज भारतीय रंगमंच की क्या स्थिति है? ऐसी क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो इतना समृद्ध परंपरा थी, रामलीला, रासलीला, नाटकों की, गांव-गांव, गली-गली, मुझे बचपन की याद है कि हर गांव में नाटक बच्चे खेलते थे। कोई भी उत्सव आता था, खासकर विशेषकर होली और दिवाली, तो पूरी टीम बनती थी और नाटक खेले जाते थे। आज यह कहीं न कहीं विलुप्त हो रहा है। क्या इसे संरक्षित करने, बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर या बौद्धिक जगत को या संस्कृति जगत को कुछ काम करने की ज़रूरत है? और ये कैसे हो कि यह विधा, जिसको आपने कहा हर व्यक्ति के अंदर वह चरित्र है, हम तो दुनिया रंगमंच है और हम सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? देखिए, ये सब क्यों हुआ आप देखिए, तो हम नई तकनीक के अधीन हो गए। जैसे आपने कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, हम सब चीज़ों को देख सकते हैं, दृश्य में सब चीज़ें उपलब्ध हो गई, इसलिए कहीं ना कहीं नाटक का महत्व कम हो गया। और नाटक की विधा को लोकप्रिय बनाने के लिए जो सारे समाज को जुटना चाहिए। देखिए, नाटक, कोई भी नाटक की विधा ऐसी नहीं जो एकाकी हो। नाटक में जितना नाटक स्टेज पर काम करने वाले खेलते हैं, उतना ही नाटक सभागृह में बैठे हुए दर्शक भी खेलते हैं। जब हम कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं ना, संचार, तो हम संचार का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो नाटक है। क्यों है? क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये मल्टीपल कम्युनिकेशन है। हर एक अभिनेता का ऑडियंस में बैठे हुए हर एक दर्शक के साथ एक एक संवाद होता है। ये इतना ज़्यादा बहुविध संप्रेषण है, इतनी क्षमता वाला तो कोई और माध्यम नहीं है। लेकिन समाज ने उसके महत्व को धीरे धीरे, क्योंकि हम सहज हो गए, हमें लगा कि हम एक बटन दबाएंगे तो मुझे वो दृश्य मिल जाएगा, तो मुझे नाटक में जाने की ज़रूरत क्या है, जाकर श्रम करने की ज़रूरत क्या है। सरकारों से नहीं होगा, समाज से होगा। पहले भी नाटक को समाज ने ही पोषित किया, समाज ने ही प्रोत्साहित किया, समाज ने ही प्रेरित किया, और तभी वो नाटक बना। आपको मैं एक मज़ेदार छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ। रायपुर में थे और हमारे यहाँ कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था, तो बाहर से लोग आए थे। तो हमने जो रायपुर के, मतलब जो छत्तीसगढ़ का जो एक लोक प्रकार है नाचा, गम्मत और नाचा, उसकी एक बिल्कुल ऐसी मंडली जो कहीं बहुत प्रसिद्ध नहीं थी, उनको बुलाया कि आप पारंपरिक नाचा करिए। तो ये सारे जो हमारे बाहर से आए हुए लोग थे, वो पारंपरिक नाचा बैठने के लिए, देखने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो जो मंडली है वो तो कुछ फिल्मी सारा ही प्रकार कर रही है। तो हमारे जो अतिथि थे वो बोले, भाई आपने ये देखने के लिए हमें बुलाया? तो मैंने जाकर वो पूछा मंडली के प्रमुख से, मैंने कहा भैया आप ये क्या दिखा रहे हैं? तो बोले हम क्या करें साहब, हमारे गांव में तो लोग यही देखना चाहते हैं, वो पारंपरिक कोई चीज़ देखना ही नहीं चाहते। ये समाज की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, नाटक कहीं ना कहीं दूसरे रूप में आ रहा है। आज आप OTT पे जो सीरियल्स देख रहे हैं वो क्या है? नाटक ही तो है ना जी। नाटक तो खत्म नहीं होगा, नाटक आएगा, नए नए रूप में आएगा। लेकिन अगर हमें नाटक को पारंपरिक रूप में जीवित रखना है या उसको फलने फूलने देना है, तो समाज को साथ में आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपसे बातें देखिए समाप्त होंगी नहीं, इसलिए मैं आखिरी केवल यह प्रश्न कि जो हमारे युवा, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों के हो सकते हैं, नाटक के, रंगमंच के हो सकते हैं, साहित्य के हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र के हो सकते हैं, और चूंकि आप विविध क्षेत्रों में आपकी पैठ रही है, तो आपके भी कुछ प्रशंसक इसको देखेंगे। उन सभी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश है, वह क्या करे जिससे हमारा भारत, जिस भारत की हम परिकल्पना करते हैं, हम सभी लोग राष्ट्र के
प्रति जो प्रेम करते हैं और जो भारतीयता का मूल स्वर है, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि पूरी दुनिया पूरा विश्व ही हमारा अपना है और प्रकृति से जो हमारा नाता रहा है, नई पीढ़ी ऐसा क्या करे कि उस प्राचीन गौरव को फिर से पुनर्स्थापित कर सके और उससे आगे बढ़ सके जहां हमारा अतीत था। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें हमारी जड़ों तक जाना होगा। और हम जानते हैं, जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, यानी क्या है कुटुंब, यानी कुटुंब जो है हमारी प्राथमिक इकाई है। आज घर में भाई भाई के साथ संवाद नहीं करता, पति पत्नी के साथ संवाद नहीं करता, माँ बेटे को बधाई देने के लिए भी घर में व्हाट्सएप का प्रयोग करती है। कुटुंब को मजबूत बनाए, कुटुंब को सशक्त बनाए, और जो हमारे आधारभूत संस्कार हैं, और आधारभूत संस्कारों के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर परंपरा से वो हैं। तो अपनी जड़ों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, वही भारत को विकास के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात है, मैं अक्सर कहता हूँ, युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ कि रात को जब आप बिस्तर पर सोने जाएं, तो एक बार ज़रूर अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मैंने आज जो मुझे कर्तव्य दिया गया था वो ठीक ढंग से पूरा किया है। और अगर आपको इसका उत्तर अच्छा, सकारात्मक मिल जाता है, तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये करके देखें प्रयोग, निश्चित तौर पर देश में भी सुधार होगा और हमारे अपने व्यवहार में भी सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ही उत्तम आपने बातें कही। मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले रविवार मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ, व्यक्तित्व के साथ। साहित्य, संस्कृति, कला और भारतीय वाङ्मय को समर्पित यह हमारी बातचीत मैं समझता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। देखते रहें। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया, मैं कुछ मन की बातें आपके साथ कह पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।